एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम इन तीनों को देखते हैं, जहां बाइजू इन्हें जिन के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन क्विनशेंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि भला ऐसे कैसे एक लड़की तुम्हारे म्यूटेशन को कम कर सकती है, जबकि तुम इतने सालों से खुद का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो। और मुझे तो लगता है कि शायद ये लड़की गांवों के गैंग से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये लड़की भी तुम्हें उसी के साथ बस में मिली थी। जिस पर बाइजू कहता है कि नहीं, वो लड़की तो एक ऑर्फन है और उसे एक इनक्योरेबल डिजीज है, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम दोनों उस हॉस्पिटल को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। जिसके बाद बाइजू जिन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे मूवी देखने के लिए कहता है। दरअसल बाइजू ह्यूमन इमोशंस को फील नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके हाथ में पेन होने लगता है। लेकिन यहाँ वो जिन का हाथ पकड़कर एक फनी मूवी देखता है और काफी खुश भी होता है। इसी बीच जिन उसे पूछती है कि क्या तुमने किसी लड़की को डेट किया है, जिस पर बाइजू कहता है कि नहीं, हेल्थ इश्यूज के चलते मैंने किसी को भी डेट नहीं किया। फिर वो उसे कहते हैं कि सच बताओ, क्या तुम कोई एलियन हो, क्योंकि तुम किसी के प्यार में भी नहीं पड़ सकते और ना ही मूवी देख सकते हो। और शायद से तुम्हें मूवी देखने के लिए मूवी थिएटर में जाना चाहिए था, जहाँ पर सभी लोग पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखते हैं। अब क्योंकि बाइजू ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो जिन उसे कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि इसे हैरेसमेंट कहते हैं। और ये सुनते ही बाइजू इस सब के बदले में उसे काफी पैसे देता है, जिन्हें देखकर जिन काफी खुश हो जाती है। इधर क्विनशेंग बाइजू को लेकर डिप्रेशन में था। रियोफेंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, जिस पर क्विनशेंग कहता है कि बाइजू उस लड़की के साथ मूवी देख रहा है। जिस पर रियोफेंग कहता है कि अच्छा, तो तुम नहीं चाहते कि वो उस लड़की के साथ मूवी देखे, और तुम शायद भूल गए हो कि तुम इस कंपनी के सीईओ हो, इसीलिए तुम्हें फालतू चीजों पर नहीं बल्कि अपने काम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन क्विनशेंग काफी ज्यादा डिप्रेस था, इसीलिए रियोफेंग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। दूसरी तरफ जिन हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां एक छोटी लड़की उसके पास आती है। दरअसल ये वही लड़की थी जिसे जिन ने बस के अंदर बचाया था। ये लड़की जिन को बताती है कि उस दिन बस का एक्सीडेंट इसीलिए हुआ था क्योंकि एक आदमी एक पागल आदमी से बहस करने लगा था, जो कि उस पागल आदमी से किसी हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहा था। दरअसल ये छोटी लड़की गावो और बाइजू के बारे में बात कर रही थी। खैर आगे जिन शेंग के साथ उसके हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ रास्ते में शेंग जिन को डॉक्टर लिन के बारे में बताती है कि ये डॉक्टर मेरा आइडल है और इन्होंने मेरे एसोसिएशन में काफी पैसे डोनेट भी किए थे। ये देखकर जिन कहती है कि ये तो वही डॉक्टर हैं जो कि रैट्स पर ह्यूमन ईयर ग्रो करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिस पर शैंग कहती है कि अंदर डॉक्टर लिन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और इन फ्यूचर ऑर्गन ट्रांसप्लांट इजी हो जाएगा। इधर क्विनशेंग और यूफेंग दोनों हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, जिस दौरान रास्ते में क्विनशेंग को एक स्कूल दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसे अपनी बैड मेमोरीज याद आने लगती हैं। दूसरी तरफ ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचती हैं और जब ये दोनों लिफ्ट के अंदर होती हैं, तो लिफ्ट सडनली बीच में ही बंद हो जाती है और ये दोनों बेसमेंट में पहुंच जाती हैं। अब यहाँ ये दोनों काफी डरी हुई थी, क्योंकि इससे पहले ये दोनों यहाँ पर कभी नहीं आई थी। शैंग उसे वापस से लिफ्ट के अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन जिन वापस जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये दोनों लिफ्ट में ही ना फंस जाए। खैर अब दोनों डरते डरते आगे बढ़ती हैं, पर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बंद था। इसी बीच इनकी नजर बगल वाले रूम पर पड़ती है, तो जिन विंडो से उस रूम के अंदर एंटर करती है, पर तभी कबर्ड से उसका पैर डिसबैलेंस हो जाता है और वो उसी के साथ नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर उसे किसी ऐसे पर्सन के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसे जिन वाली सेम डिजीज थी। ये देखकर जिन काफी शॉक हो जाती है और उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो क्लिक कर लेती है। पर इसी बीच वो देखती है कि इस रूम का डोर भी लॉक था, इसलिए वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। अब उसकी आवाज डॉक्टर लिन सुन लेता है। दरअसल डॉक्टर लिन इस हॉस्पिटल में बॉडी डोनर से मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन इससे पहले वो जिन की कोई हेल्प करता जिन दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है, जिस कारण से डॉक्टर लिन के सर पर थोड़ी चोट लग जाती है। आगे डॉक्टर लिन चोट पर मेडिसिन लगवा रहे थे, जहाँ लिन उनसे सॉरी बोलती है। फिर डॉक्टर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जिन उसे रोकती है और बहाने से शैंग के लिए उसका नंबर ले लेती है। जिसके जाने के बाद जिन शैंग को बोलती है कि मैंने उसका नंबर ले लिया है, इसीलिए अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे 200 युआन पे कर दो। अगले सीन में हम बाइजू और जिन को देखते हैं, जहाँ बाइजू जिन का हाथ पकड़कर अपना काम कर रहा था और जिन सोने का नाटक कर रही होती है। इसी बीच जिन अपनी आंखें खोलती है और अपने फोन से बाइजू की कुछ फोटोज क्लिक कर लेती है। तभी अलार्म बजता है, तो जिन को जागना पड़ता है। बाइजू उसे कहता है कि 1 बज चुका है, इसलिए तुम अब घर जा सकती हो। फिर वो उसे उसके ओवर टाइम के लिए पे करता है, तो जिन कहती है कि मुझे आज पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। जिस पर बाइजू कहता है कि मैं पैसों के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता। ये सुनकर जिन हंसने लगती है और कहती है कि मुझे शाय फील मत करवाओ। इसी बीच वो उसके काफी करीब आ जाती है, लेकिन फिलहाल वो उसे ये नहीं बताती कि उसे क्या चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और उसकी जाते ही बाइजू की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है, इसलिए वो अपनी रूम में जाता है और एक बाथटब के अंदर डूब जाता है। दरअसल बाइजू अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए अक्सर ऐसा ही करता था। अगली सुबह हम क्विनशेंग को देखते हैं, जो कि डॉक्टर के पास आया होता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए और अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना चाहिए। इसी बीच वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो चीजें अभी भी अच्छे से याद है
और तुम सिर्फ उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, पर हमारे पास अभी भी पुलिस रिकॉर्ड्स हैं और तुम्हारे भाई ने इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है। अब यहाँ पर ये दोनों आखिरकार किस चीज के बारे में बात कर रहे थे ये हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद क्विंटी डॉक्टर को पूछता है कि मेरे भाई का ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैंने उसके साथ एक्सपोजर थेरेपी को लेकर बात की, लेकिन उसे इसके अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है और अगर पेशेंट ही कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि हम उसे ट्रीटमेंट के लिए होल्ड करें। इससे बीच डॉक्टर क्विंटो को पूछता है कि क्या उसकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली मेंबर या फिर न्यू बॉस, या फिर उसने मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं। जिस पर क्विंटो कहता है कि मैं इस सिचुएशन से अवेयर हूँ, क्योंकि उसे पता था कि क्विंचेंग की यह हालत जिन की वजह से हो रही है। अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि मॉर्ग आई होती है। यहाँ उसे डॉक्टर लिन मिलता है जो कि किसी डेड बॉडी को क्रीमेशन के लिए लाया हुआ था। जिन उसे बताती है कि मैं इस हॉस्पिटल के मॉर्ग में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती हूँ। ये सुनकर डॉक्टर लिन उसे अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि इस फील्ड में कुछ गिनी चुनी लड़कियां ही काम करती हैं। फिर जेन उससे पूछती है कि क्या आप पहले भी किसी बॉडी डोनर के साथ यहाँ पर आ चुके हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं पर्सनली उन्हें डिपार्चर करने आता हूँ। इसी बीच वो उसे ये भी बताता है कि मैं एक मीटिंग में तुम्हारी फ्रेंड शेंग से मिला था। उसने मुझे बताया कि तुम्हें काफी रेयर डिजीज है और मैंने तुम्हारे केस को स्टडी किया है। जिस पर जिन कहती है कि फिलहाल मैं चाइनीज मेडिसिन ले रही हूँ और देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि वैसे तो मेरे पास 1 साल से भी कम का टाइम बचा हुआ है। ये सुनकर डॉक्टर लिन थोड़ा अपसेट हो जाता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई लास्ट विश है जिसे मैं तुम्हारे लिए पूरी कर सकता हूँ। और इतना सुनते ही जिन अपने ही ख्यालों में खो जाती है, मानो वो डॉक्टर जिन के साथ डेट पर जा रही हो। लेकिन फिर वो ख्यालों से बाहर निकलती है और कहती है कि नहीं, फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद रात को जिन पार्ट टाइम करने के लिए बायजू के पास पहुंच जाती है, जहां वो उसे अपनी सारी विशेष के बारे में बताती है और उसे डेट पर चलने के लिए कहती है। अब पहले तो बायजू उसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन जिन की जिद करने पर वो मान जाता है। आगे हम क्विंशेंग और रियूफैंग को देखते हैं, जहाँ रियूफैंग एक प्रोजेक्ट के बारे में उसे बता रहा था, लेकिन क्विंशेंग इस प्रोजेक्ट के लिए अग्री नहीं करता। तभी बायजू यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं भी इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। अब ये सुनते ही रियूफैंग उसे समझाने लगता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए काफी बड़ा है और अगर तुम सब मुझे सपोर्ट ही नहीं करोगे तो मैं कंपनी को ग्रो कैसे कर पाऊंगा। जिस पर बायजू कहता है कि ये प्रोजेक्ट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम तुम्हें इसके लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी बीच रियूफैंग बायजू को पूछता है कि आजकल जिन तुम्हारी काफी सेवा कर रही है, तो बायजू इन्हें बता देता है कि जिन मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। ये सुनते ही दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। फिर रियूफैंग उससे पूछने लगता है कि तुम दोनों डेट पर कहाँ और किस होटल में जाओगे, तो बायजू उसे बताता है कि हम डेट के लिए क्विंटैंग डिपार्टमेंट स्टोर में जाएंगे। इस बीच वो उनकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता है कि उनके बीच प्यार व्यार जैसा कोई भी सीन नहीं है, बल्कि वो बस नॉर्मली डेट पर जाएंगे। अब रियूफैंग को लगता है कि शायद ये सब जिन की कोई चाल है, इसलिए वो बायजू को डेट पर जाने से मना करता है। लेकिन बायजू कहता है कि क्विंटैंग डिपार्टमेंट स्टोर हमारी कंपनी का ही सब्सिडरी है, इसीलिए अगर ये सब उसकी कोई चाल होगी तो वहाँ मौजूद लोग मुझे ही सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ जिन भी चैंग को बायजू के बारे में बता देती है और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि बायजू एक एलियन है, लेकिन चैंग उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। यही नहीं, वो ये भी कहती है कि वो एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं था, पर शैंग को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो शैंग को कहती है कि मैं उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हें भी इसमें मेरी हेल्प करनी होगी। अगले दिन शैंग ओसी स्टोर के सामने जानबूझकर ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है, जहाँ ये लोग डेट के लिए आए होते हैं। इधर बायजू के दोनों दोस्तों ने भी कैमरे से इन पर नजर रखी हुई थी। खैर आगे बायजू उसे एक ड्रेस दिलवाता है, हालांकि जिन वो ड्रेस लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास सिर्फ 1 ही साल है, इसीलिए कपड़े वगैरह लेना उसके लिए पैसों की बर्बादी है। पर फिर भी बायजू उसे वो ड्रेस लेने के लिए कहता है। अब जिन भी उसके गले में एक स्कार्फ डालकर उसे परचेज करने के लिए कहती है, लेकिन बायजू कहता है कि मुझे स्कार्फ पसंद नहीं है। फिर वो उसे वापस से उसी जगह पर रख देता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो पीछे चैंग अपना काम करने पहुंच जाती है। वो स्कार्फ को अच्छे से चेक करती है तो उस पर बायजू का एक बाल मिल जाता है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और उस बाल को लेकर यहाँ से चली जाती है। इधर जिन एक नेकलेस को ट्राई करती है तो बायजू उसे वो नेकलेस भी दिलवा देता है, जिसके बाद ये दोनों लंच करने जाते हैं, जहाँ पर शैंग पहले से ही मौजूद थी और यहाँ बायजू समझ जाता है कि ये लड़की उनका पीछा कर रही है। खैर आगे ये दोनों खाना खाकर यहाँ से निकल जाते हैं, तो शैंग तुरंत उनकी टेबल के पास जाकर बायजू का यूज किया हुआ कप उठा लेती है। इधर रियूफैंग शैंग को देख लेता है और वो सीधा क्विंशेंग के पास कॉल करके इस बारे में बता देता है, जिसके बाद वो शैंग का पीछा करता है और उसका पीछा करते करते वो उसके बस कैंप तक पहुंच जाता है। वहीं जिन अपने मास्टर को वहां पर देख लेती है और वो अपना फेस छिपाने के लिए बायजू के काफी करीब आ जाती है। बायजू उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारे फादर हैं, तो जिन कहती है कि नहीं, वो मेरे मास्टर हैं। अब बायजू जिन को उठाकर एक टॉय ट्रेन में आ जाता है। दूसरी तरफ रियूफैंग शैंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है और बातों ही बातों में वो बायजू से रिलेटेड सारा सामान क्लियर कर देता है।
आगे शैंग जिन को बताती है कि सारे सैंपल्स कहीं पर खो गए हैं। वो बताती है कि बस में एक स्ट्रेंजर आया था जो कि मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। अब ये पता लगते ही जिन काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उन दोनों की सारी मेहनत खराब हो चुकी थी। इधर ड्यूफैंग बाइजू के सामने वो सारे सैंपल्स रखता है और खुश होते हुए खुद ही अपनी तारीफ करने लगता है। र्यूफैंग उससे कहता है कि वो तो अच्छा हुआ हमने पहले ही तैयारी कर ली थी, वरना वो लड़की पता नहीं क्या क्या कर दी थी, इसीलिए हम तुम्हें आगे से डेट पर जाने नहीं दे सकते। ये सुनकर बाइजू स्माइल करने लगता है और कहता है कि वो लड़की तो काफी स्मार्ट है। फिर र्यूफैंग उससे कहता है कि क्या तुम वाकई उस लड़की को जिंदा रखना चाहते हो? हालांकि वो तुम्हारी म्यूटेशन को रोक सकती है, लेकिन वो इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, और वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ एक पेन किलर की तरह है जिसका ज्यादा यूज करने पर तुम्हें उसकी आदत लग सकती है, और अगर सडनली उसकी डेथ हो गई तो तुम्हारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस बात पर बाइजू भी एग्री करता है। अगले दिन क्विंटू क्विनशेंग के पास उसके ट्रीटमेंट को लेकर बात करने जाता है, लेकिन क्विनशेंग उसकी बात को इग्नोर करता है और उसे उसके काम में ध्यान देने के लिए कहता है। जिसके बाद बाइजू जिन को अपने पास बुलाता है, जहाँ जिन देखती है कि बाइजू एक ओल्ड सॉन्ग सुन रहा था। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें बाइजू एक क्लब में बैठकर एक लेडी को देख रहा था जो कि गाना गा रही थी। अब जिन उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो बाइजू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ओल्ड सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, और इतना सुनते ही जिन गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। बाइजू भी उसके पीछे जाता है और इसी बीच जिन के ऊपर एक शैंडिलियर गिरने वाला था, लेकिन इससे पहले वो उसके ऊपर गिर पाता बाइजू उससे बचा लेता है। इधर ये आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखती है कि बाइजू कांच लगने से इंजर्ड हो चुका था। खैर आगे र्यूफैंग बाइजू को बैंडेज लगाता है, जिस दौरान जिन बाइजू को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। अब यहाँ पर बाइजू उससे कहता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इसलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती हो। ये सुनकर जिन कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मैंने जानबूझकर अपने ऊपर शैंडिलियर गिराया था? तो बाइजू कहता है कि जब हम डेट पर गए थे तब तुमने मेरे सैंपल लेने की कोशिश की थी, और क्या आज तुम मेरे ब्लड का सैंपल लेना चाहती थी? यही नहीं, वो उसे ये भी पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। तो जिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो शैंडिलियर कैसे गिरा, और मैं तो बस तुम्हारे बारे में जानने के लिए सैंपल्स ले रही थी। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है, जिस पर बाइजू कहता है कि पहले तो तुम मेरे बारे में जानना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो? तो जिन कहते हैं कि तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी, और तुम भला उस पागल आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से इतने लोग इंजर्ड हुए थे, और तुम सिर्फ सामने से ही केयर फ्री दिखते हो, लेकिन बिहाइंड द सीन तुम सभी के खिलाफ साजिश कर रहे हो। वो ये भी कहती है कि शायद मुझे उस दिन पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बताती भी कैसे, क्योंकि पुलिस मेरी बात पर बिलीव नहीं करती। और उस दिन हॉस्पिटल में जिन दो लोगों ने मुझ पर अटैक किया था वो र्यूफैंग और क्विनशेंग ही थे, क्योंकि उन दोनों के परफ्यूम से मुझे पता चल चुका था, और तुमने इसीलिए मुझ पर अटैक करवाया था ताकि तुम मेरा विश्वास जीत सको। और तुम्हें ये भी डर है कि शायद मैं उस गैंग में मिली हुई हूँ जो कि तुम्हें लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एट द एंड वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे पास से भागना चाहती थी, लेकिन तुम मेरा पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते, इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। वो उसे वो फोटोज दिखाती है जो कि पार्ट टाइम के दौरान उसने कैप्चर किए थे। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मैंने एक सुसाइड नोट भी तैयार किया है जो कि मेरे कंप्यूटर में मौजूद है, इसीलिए अगर तुमने मुझे या मेरी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं मरने से पहले सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगी, और मुझे लगता है कि ये न्यूज़ लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये सब सुनने के बाद बाइजू को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चाहकर भी जिन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। अब जिन यहाँ से चली जाती है तो बाइजू के हार्ट में पेन होने लगता है, इसीलिए वो रिलीफ पाने के लिए बाथटब में डूब जाता है। अगले दिन जब जिन हॉस्पिटल पहुंचती है तो अचानक से ही उसकी नाक से खून आने लगता है और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो सभी डॉक्टर उसके होश में आने पर काफी खुश होते हैं, जहाँ उसके मास्टर भी उसके लिए खाना लेकर आते हैं। फिर चैंग उनके हाथ से एक छीन लेती है और जिन के पास लेटकर खाने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैंग की वजह से जिन अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसने पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की। दूसरी तरफ क्विनशेंग बॉक्सिंग कर रहा था। ये देखकर र्यूफैंग उसके पास आकर उसे डांटने लगता है और पूछता है कि आखिर वो इतनी रात को बॉक्सिंग क्यों कर रहा है, जिस पर क्विनशेंग कहता है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। ये सुनकर र्यूफैंग उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है और उस पर काफी चिल्लाता है। अगले दिन जिन शैंग के साथ मिलकर ऑर्गन डोनेशन को लेकर लोगों को अवेयर कर रही थी, तभी उसके पास डॉक्टर लियांग और डॉक्टर लिन आते हैं, जो कि दोनों उसके इस स्टेप को लेकर बात कर रहे थे। इसी बीच ऑफिसर सुजिन के पास आता है और उसे बताता है कि जो एम्बुलेंस ड्राइवर ग्रेवो की डेड बॉडी को लेकर जा रहा था उसका सडनली एक्सीडेंट हो गया था और उसके सभी रिमेन्स जल गए, इसीलिए तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, और अगर उस इंसिडेंट से रिलेटेड तुम्हें कोई भी चीज याद आए तो तुरंत मुझे कॉल करना। जिसके बाद जिन डॉक्टर लिन के साथ सुपरमार्केट जाती है, जहाँ उसकी नजर बाइजू पर पड़ती है, जो कि उसे छुप छुप कर देख रहा था।
ये देखकर जिन को अजीब लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।